जय हिंद दोस्तों। 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं। सभी पार्टी पॉलिटिक्स खेलने में लगी है। सभी पार्टी चाहती है कि उनकी सरकार बने, जिसके लिए वे तरह तरह के हथकंडे अपना रही हैं। ऐसे में एक वीडियो सामने आ रहा है, भाजपा वॉशिंग मशीन जो हर करप्ट पॉलिटिशियन के दाग चुटकी में धो दे। मोदी वॉशिंग पाउडर, हर घोटालेबाज को मंत्री बनाने की फुल गारंटी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कहना है ओपोजिशन पार्टी का। और ऐसा ये पार्टीज क्यों कह रही हैं? क्योंकि पिछले कुछ समय में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनकी वजह से इन पार्टीज को ऐसा कहने का मौका मिल जाता है। आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। सेम एलिगेशन लगे हैं असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा जी पर, जो 22 साल कांग्रेस पार्टी में रहे। 2013 में इन पर सीबीआई जांच हुई, लेकिन ओपोजिशन का कहना है कि 2015 में इनके बीजेपी ज्वाइन करते ही केस खत्म। अगर विपक्ष की माने तो दो बड़े कारण हैं जिनकी वजह से उनके लीडर्स बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन ध्यान दें तो 3 बड़े कारण हैं जिनकी वजह से विपक्ष के लीडर्स बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में बीजेपी की उस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे जिसके दम पर बीजेपी चुनाव जीतने के दावे कर रही है। और ये ओपोजिशन पार्टी जो बीजेपी पर आज इल्जाम लगा रही है, क्या इन्होंने ये कारनामे पहले कभी नहीं किए हैं? ओपोजिशन पार्टीज का पहला दावा यह है कि बीजेपी उनके नेताओं को अनफेयर तरीकों से चुरा रही है, लेकिन ये नेता बीजेपी के साथ जा क्यों रहे हैं? जिसमें पहली टैक्टिक सामने आती है जो कि है हॉर्स ट्रेडिंग। अब ये हॉर्स ट्रेडिंग क्या है? सो बेसिकली दूसरी पार्टी के नेताओं को पैसे या पोजीशन का लालच देकर अपनी पार्टी में मिला लेना ही हॉर्स ट्रेडिंग है। इसे समझने के लिए हम 3 नेताओं के एग्जाम्पल लेते हैं। स्टार्टिंग विद नारायण राणे जी। ये महाराष्ट्र के एक्स सीएम तक रह चुके हैं। इन्होंने शिवसेना के साथ अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी, लेकिन 2005 में खुद शिवसेना के सुप्रीम लीडर बाला साहेब ठाकरे जी ने इनको अपनी पार्टी से निकाल दिया। फिर इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, जहां पर इन्हें विश्वास दिलाया गया कि इन्हें 6 महीने के अंदर सीएम बनाया जा सकता है, और बनाया भी जाएगा। लेकिन 12 साल के इंतजार के बाद भी इन्हें सीएम का पद नहीं मिला कांग्रेस के राज में। लेकिन इस दौर में महाराष्ट्र के रत्नागिरी रीजन में इन्होंने अपनी एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल होल्ड बना ली। और 2019 के जनरल इलेक्शन से पहले बीजेपी को ऐसा ही एक फेस चाहिए था जो रत्नागिरी में उनका स्टैंड स्ट्रॉन्ग कर सके। और 2018 में नारायण राणे जी बीजेपी के लिए वही फेस बने, और बदले में बीजेपी ने इन्हें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी MSME का यूनियन मिनिस्टर बना दिया। अब मध्य प्रदेश के मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया के केस में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में इनकी एक मजबूत पकड़ थी, लेकिन कांग्रेस के राज में इन्हें मनचाही पोजीशन नहीं मिल पा रही थी। यहीं पर एंट्री होती है बीजेपी की, जिन्होंने इनकी मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में मजबूत पकड़ होने का फायदा उठाने के लिए इन्हें स्टील एंड सिविल एविएशन मिनिस्ट्री देने का वादा किया। जो ऑफर इन्हें इतना अच्छा लगा कि ये खुद तो बीजेपी में ज्वाइन हुए ही, और साथ में 22 MLA को भी बीजेपी में ज्वाइन करा दिया। सेम ऐसा ही आसाम में भी हुआ। आसाम के सीएम तरुण गोगोई के बाद अगर सीएम बनने की रेस में कोई आगे था तो वो थे हिमंत बिस्वा शर्मा, नॉर्थ ईस्ट पॉलिटिक्स के किंग। बीजेपी ने इन्हें भी ऑफर किया कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ये सीएम की पोस्ट के लिए पहली चॉइस होंगे, और जैसे ही इन्होंने पार्टी ज्वाइन करी ये आसाम के सीएम भी बन गए। दूसरी टैक्टिक के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताएंगे ये ओपोजिशन लीडर। एक तो वो ये करते हैं कि अगर किसी और की सरकार बन जाए बीजेपी के अलावा, तो उसके सारे नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई छोड़ देते हैं। सीबीआई इनकम टैक्स প্রথমে ইডিকে পাঠিয়েছে, তারপরে তার বন্ধু বিজেপি ঢুকেছে ইডিকে সাথে নিয়ে। अब ऐसा ये क्यों कह रहे हैं, इसकी कहानी आपको अभी पता चल जाएगी, तो वीडियो को देखते रहिए। हेमंत बिस्वा शर्मा पर ये एलिगेशन लगे थे कि वे शारदा स्कैम में इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से उन्हें सीबीआई ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। Himanta Biswa Sarma, who's reached the CBI office in Kolkata, he will be questioned in connection with the Sardha chit fund scam. लेकिन 2015 में जैसे ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी और अपने साथ 9 कांग्रेस MLAs को भी बीजेपी ज्वाइन कराई, तो 4 साल तक कोई कार्यवाही नहीं, और 2019 में उनके खिलाफ ये केस बंद हो गया। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र का हाल है। महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना दोनों ही स्ट्रॉन्ग पार्टी रही हैं, लेकिन आज के समय पर दोनों ही पार्टी के लीडर्स ने अपनी अपनी पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। एनसीपी में शरद पवार के बाद दूसरे पावरफुल लीडर अजित पवार ही थे।
और ईडी इन्हें एक नहीं बल्कि कई घोटालों के लिए इन्वेस्टिगेट कर रही थी, जिनमें सबसे बड़े घोटाले थे 70,000 करोड़ के इरिगेशन स्कैम और महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के फ्रॉड का केस। Story this morning, trouble mounts for Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar in the cooperative bank scam. लेकिन जब 2 जुलाई 2023 को अजीत पवार ने बीजेपी की गवर्नमेंट से हाथ मिलाया तो महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम ने अपनी चेयर उनके साथ शेयर कर ली और तभी ये देखने को मिला कि ईडी ने अजीत पवार को 25 साल पुराने केस से 6 महीने में ही रिहा कर दिया। और ऐसा ही कुछ हुआ शिवसेना के प्रताप सरनायक के साथ, जो कि 2020 में ईडी के रडार पर थे और बार बार ईडी के हेड ऑफिस के चक्कर लगा रहे थे। इन पर इल्जाम था कि 2020 में इन्होंने टॉप्स ग्रुप को एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट देकर 7 करोड़ की रिश्वत ली है, लेकिन 2022 में बीजेपी से जुड़ने के बाद इनके ऊपर लगा केस केवल 2 महीने के अंदर ही खत्म हो गया। और ईडी के इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग्स ने पता है केस बंद करने का कारण क्या बताया कि ये पूरा का पूरा केस सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। ओपोजिशन पार्टी बीजेपी की इसी टैक्टिक को देखकर उसे एक वॉशिंग मशीन कह रहे हैं, जहां घोटाले और क्राइम करने वाले जाते हैं और बेदाग निकलकर वापस आते हैं। अब अगर गौर फरमाए तो बीजेपी पर ये एलिगेशन लगे हैं कि बीजेपी अपनी पहली टैक्टिक में पैसे और पोजीशन का लालच देकर ओपोजिशन के टॉप लीडर्स को अपने साथ शामिल कर रहे हैं, और अगर वे लीडर्स इन सब के बाद भी बीजेपी के साथ नहीं आते तो वो सेंट्रल एजेंसी के इस्तेमाल से उन्हें अपने साथ मिला लेते हैं। लेकिन एक सही फैसला लेने के लिए आपको सिक्के के दोनों पहलुओं के बारे में पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि बीजेपी का इन सभी एलिगेशन के प्रति क्या आर्ग्यूमेंट है। तो इंडिया टुडे के न्यूज़ एंकर राजदीप सरदेसाई ने बीजेपी के स्पोक पर्सन शहजाद पूनावाला से एक क्वेश्चन पूछा, ऐसा क्यों होता है कि ओपोजिशन कैंडिडेट के बीजेपी ज्वाइन करते ही उनके खिलाफ जो भी केस होते हैं उन्हें विड्रॉ कर लिया जाता है। पर शहजाद जी ने 2 आर्टिकल्स बताए थे, जिनमें एक खुद इंडिया टुडे का था, जिसमें ईडी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में टॉप्स ग्रुप केस के अगेंस्ट कहा था, यानी कि मुंबई पुलिस ने प्रताप सरनायक का केस क्लोज किया था, ना कि ईडी ने। ईडी तो इस केस के क्लोज होने के खिलाफ थी। प्रताप सरनायक जब उद्धव सेना में थे, एमवीए की सरकार मतलब उद्धव जी की सरकार थी, उनके ऊपर एक केस चल रहा था। उद्धव जी की सरकार ने मुंबई पुलिस के द्वारा ईओडब्ल्यू इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग से रिपोर्ट डलवाई कि इनका पूरा केस गलत है, इनके ऊपर कोई केस नहीं है। उनकी सरकार ईडी हाईकोर्ट के सामने खड़ी होकर कहती है कि उस समय जो पुलिस ने रिपोर्ट दी थी वो गलत है, प्रताप सरनायक पर केस चलेगा। यही मोदी जी की गारंटी है। ईडी प्लीन बॉम्बे हाईकोर्ट अगेंस्ट क्लोजर ऑफ टॉप्स ग्रुप केस बाय मुंबई पुलिस। जिसमें दूसरी रिपोर्ट थी हिमंत बिस्व शर्मा की, जिन्होंने 2015 में बीजेपी ज्वाइन किया और 2018 तक सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही थी। You said Himanta Biswa Sarma. Let me show you one more fact of Himanta Biswa Sarma. Here, despite him joining the BJP, he was grilled by the CBI. और 2019 तक सीबीआई को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, जिस पर सीबीआई ने ये कहा कि हमें इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन ये केस तब भी जारी रहेगा। बीजेपी का दूसरा काउंटर ये है कि आपको कई ऐसे नेता मिलेंगे जो खुद बीजेपी से हैं, लेकिन उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई के कई केस चल रहे हैं। तो बीजेपी का ये आर्ग्यूमेंट है कि वे अलग अलग नेताओं के साथ अलायंस जरूर बनाते हैं, लेकिन उनके ऊपर केस चलते रहते हैं, और अगर वे गिल्टी पाए जाते हैं तो उनको इसकी सजा मिलेगी। अजीत पवार के आने के बाद से उनके ऊपर जो आरोप लगा है करप्शन का, उसके ऊपर आपकी पार्टी कुछ करेगी या नहीं करेगी? हमारी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। किसी पर भी कोई भी आरोप हो, केस हो, वो जैसे है वैसे ही चलता रहे। So you're saying the cases will continue. I'm saying why I lie. I'll tell you the reason. Because in the heat of political statements, lot of statements are made back and forth. Somebody may call me corrupt. I may call somebody corrupt. The one thing we all rely upon is a court judgment. बीजेपी की तीसरी बड़ी टैक्टिक है साइकोलॉजिकल टैक्टिक, जिसमें सोशल मीडिया पर ओपोजिशन पार्टी के लीडर्स के बारे में मीम चलाए जाते हैं, यानी कि उनको एक मीम मटेरियल बना दिया जाता है ताकि लोग ओपोजिशन को ज्यादा सीरियसली ना लें, जबकि असलियत में वे कुछ और बोल रहे होते थे। आलू के किसानों को कहा ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। लेकिन बीजेपी ही ऐसी इकलौती पार्टी नहीं है जो इन टैक्टिक्स का इस्तेमाल करती है, बल्कि जिस भी बड़ी पार्टी के बारे में आप जानते हैं, या तो वो इन टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर चुकी है, करती आई है और मौका मिलते ही करती है। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की। ये भी अपने प्राइम डेज में बीजेपी के खिलाफ इन टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर चुके हैं। 2004 में एक XIB ऑफिसर ने ये क्लेम किया कि यूपीए सरकार ने नरेंद्र मोदी को इशरत जहां केस में फंसाने की कोशिश की, और उन्हें भी ये
लालच दिया जा रहा था कि वे नरेंद्र मोदी के खिलाफ झूठी गवाही दें। 2010 में एक आईपीएस गीता जोहरी ने सुप्रीम कोर्ट में एविडेंस सबमिट किए कि अमित शाह को जेल भेजने के लिए सीबीआई के द्वारा एक आईपीएस पर प्रेशर डाला जा रहा था। इस सब के बाद कोर्ट में केस चला और दोनों ही बच गए। एक टाइम ऐसा भी था जब ओपोजिशन सीबीआई को कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बुलाने लगे और सिर्फ बीजेपी ही नहीं, ममता बनर्जी ने भी यूपीए की सरकार के खिलाफ ये एलिगेशन लगाए कि कांग्रेस सीपीआईएम पार्टी के साथ मिलकर उनकी सरकार गिराना चाहती है। और बात करें ममता बनर्जी की तो उनका भी बिल्कुल सेम ही हिसाब है। उन्होंने भी बंगाल के पुलिस के द्वारा ओपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी को जेल भेजा जब शुभेंदु ममता की टीएमसी पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट लीड कर रहे थे। ऐसा ही हाल आम आदमी पार्टी का भी है जब उन्होंने उनके सबसे बड़े क्रिटिक बीजेपी के लीडर तेजेंद्र बग्गा को पंजाब पुलिस से अरेस्ट करवाया। और महाराष्ट्र में भी जब ओपोजिशन पार्टी की एमवीए की गवर्नमेंट थी तब उन्होंने बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस का पुलिस के थ्रू फोन टैप कराया और उन पर केस फाइल भी किया। ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की एक बहुत बड़ी फाउंडेशन है कि जब ओपोजिशन पार्टीज ऐसा करती हैं तो आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा अगर आपको फील्ड में बने रहना है तो। इन केस बात करें तो बीजेपी इन टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी का भरपूर इस्तेमाल कर पाती है क्योंकि उनके कुछ टॉप के 4-5 लीडर्स का चरित्र एकदम साफ रहा है जो कि आज के समय में कोई और ओपोजिशन पार्टी चाहकर भी नहीं कर सकती। और अगर बीजेपी के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो उनके पास इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को बदलने का एक विजन है और ये रास्ता कीचड़ के थ्रू ही जाता है। पॉलिटिक्स एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर नए लीडर्स एकदम उभर कर नहीं आते और सारा का सारा इन्फ्लुएंस पुराने लीडर्स के पास ही होता है। और अगर आपको देश भर में विकास करना है तो आपको उन्हीं पुराने लीडर्स को अपने साथ मिलाना पड़ेगा जो कि बीजेपी कर रही है। एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वे लीडर्स जिन्हें बीजेपी अपनी टीम में कर रही है, बीजेपी में जाने के बाद भी वे करप्शन केसेस में इन्वॉल्व होते हैं या उन जगह पर डेवलपमेंट करते हैं जहां पर उन्हें अपॉइंट किया गया है। और अगर वहां पर विकास हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये बीजेपी का विजन था एक बेहतर भारत बनाने का। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।